हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं दो लेक्चर्स। पहला है वेस्ट मैनेजमेंट और दूसरा होगा फूड डोनेशन कंट्रोल एंड एनिमल फूड सप्लाई। सो लेट अस स्टार्ट विद अवर टॉपिक्स। सबसे पहले हम देखेंगे क्या है वेस्ट मैनेजमेंट। प्रिंसिपल। In the introduction, the intention was made clear to limit this guide to matters having a direct bearing on scientific, technological, and organizational aspect affecting the quality, legality, and safety of product. सबसे पहले ये इंटेंशन था कि जो भी साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल और जो ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट हैं वो किस तरीके से जो फूड है, फूड की क्वालिटी, फूड की सेफ्टी, फूड की लीगैलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो यही इंटेंशन था कि इन सारी चीज़ों को पहले क्लियर किया जाए और उसके बाद में उस पर एक्शन लिया जाए। For this reason, detailed consideration has not been given to the impact of the manufacturing unit and its operations on the external environment. ये जो पहले लिमिट्स को चेक किया गया, इसकी वजह से जो इम्पैक्ट था मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे इनका, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल्ड कंसिडरेशन नहीं दिया गया। इसके साथ ही जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में इसके ऑपरेशंस हो रहे थे उन पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिया गया। अब आता है स्पेसिफिक हाइजीन रूल्स। सबसे पहला है फूड वेस्ट, नॉन एडिबल बाई प्रोडक्ट एंड अदर रिफ्यूज आर टू बी रिमूव्ड फ्रॉम रूम्स वेयर फूड इज प्रेजेंट एज क्विकली एज पॉसिबल टू अवॉइड देयर एक्यूमुलेशन। जो फूड का वेस्ट होता है या जो ऐसी चीज़ें जो खाने योग्य नहीं है या और ऐसी चीज़ें जिनको कि रिफ्यूज़ कर दिया गया है, खाने योग्य नहीं है, उनको उस रूम से जहाँ पर फूड प्रेजेंट है वहाँ से जितनी जल्दी हो सके वहाँ से हटा देना चाहिए, इससे पहले कि वो बहुत सारा इकट्ठा हो जाए, क्योंकि फिर आगे चल के वो माइक्रोब्स को ग्रोथ करा देगा और फिर कंटेमिनेशन हो जाएगा। Food waste, not non-edible byproducts and other refuges are to be deposited in closable containers. इन सभी चीज़ों को, वेस्ट को ऐसी जगह पे डिपॉजिट करना चाहिए जैसे कि क्लोजेबल कंटेनर्स, जो बंद ढक्कन वाले डस्टबिन्स होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, ऐसी जगहों पे इनको डिपॉजिट करके रखना चाहिए। और ये कब तक के लिए होना चाहिए? Unless food business operator can demonstrate to the competent authority that other types of containers or evacuation system used are appropriate. ये क्लोज कंटेनर में तब तक रखना चाहिए जब तक कि जो फूड बिजनेस जो ऑपरेटर हैं वो ये नहीं कर देते कि किस जगह पे इनका डिस्पोजल होना है, किस जगह पे इनको प्रॉपर लेके जाना है। नेक्स्ट आता है एडिक्वेट प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर द स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ फूड वेस्ट। प्रॉपर प्रोविज़न, प्रॉपर प्रोसीजर बनाना चाहिए कि जो फूड का वेस्ट है उसको कहाँ स्टोर करना है और कैसे उसका डिस्पोजल करना है। फूड वेस्ट के साथ में ही और भी जो नॉन एडिबल बाई प्रोडक्ट हैं और जो अदर ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको कि रिफ्यूज़ कर दिया गया है, उन सभी का भी ट्रीटमेंट का प्रॉपर प्रोविज़न होना चाहिए। ऑल वेस्ट इज टू बी एलिमिनेटेड इन अ हाइजीनिक एंड इन्वायरमेंटली फ्रेंडली वे इन अकॉर्डेंस विद द कम्युनिटी लेजिस्लेशन एप्लीकेबल टू दैट इफेक्ट। वेस्ट के एलिमिनेशन की जो भी प्रोसेस होती हैं, जो भी हाइजीनिक प्रैक्टिस होती हैं, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए, इस तरीके से होनी चाहिए कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुँचे। इसके अलावा जो कम्युनिटी है, जो वहाँ पे लोग रहते हैं, उनके लिए भी कोई गलत तरीके का इफ़ेक्ट ना पड़े उससे,
and is not to constitute a direct or indirect source of contamination. किसी भी तरीके से जो डिस्पोजल की प्रोसेस है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सोर्स नहीं बनना चाहिए कंटेमिनेशन की प्रोसेस के लिए। Waste management procedures should address the requirement for waste minimization. जो प्रोसीजर है उसमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वेस्ट को मिनिमाइज करने की ज़रूरत क्या है। इसके अलावा रीयूजिंग द मटेरियल वेन एवर पॉसिबल, जहाँ भी पॉसिबल हो वहाँ पे मटेरियल को दोबारा से यूज़ कर लेना चाहिए। जहाँ तक पॉसिबल हो रिसाइकलिंग तो ज़रूर ही होनी चाहिए। वेस्ट रिसाइकलिंग यूजिंग अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्टर्स एंड वेस्ट डिस्पोजल, ऐसा नहीं है रिसाइकलिंग के लिए किसी भी गलत सलत मेथड का यूज़ कर लिया, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे मेथड्स का यूज़ करना है जिनसे कि ना तो कम्युनिटी को कोई हार्म हो और ना ही इन्वायरमेंट को कोई भी हार्म हो। एक्सटर्नल वेस्ट एरियाज शुड बी मेंटेन्ड इन एन अप्रोप्रिएट हाइजीनिक स्टेट। जो वेस्ट एरियाज होते हैं उनको प्रॉपर हाइजीनिक स्टेट में मेंटेन करके रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो वेस्ट एरियाज हैं तो उनको प्रॉपर ऐसे ही गंदगी के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि फिर वो माइक्रोब्स का सोर्स बनता है और फिर बहुत बड़े स्केल पे वो कंटेमिनेशन फैलाता है। इसीलिए जो वेस्ट एरिया होता है वहाँ पे भी हाइजीन को ध्यान में रखना चाहिए। इंटरनल एंड एक्सटर्नल वेस्ट कंटेनर्स शुड बी क्लियरली आइडेंटिफाइड। वेस्ट वाले जो कंटेनर्स हैं कौन सा इंटरनल है कौन सा एक्सटर्नल है, इस चीज़ को प्रॉपर आइडेंटिफाई करके रखना चाहिए, क्योंकि वेस्ट मटेरियल्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं तो उनका डिस्पोजल भी उसी तरीके से होना चाहिए। इंटरनल एक्सटर्नल की बात करें, फॉर एग्जांपल विद लेबल्स और कलर कोडिंग फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट। कलर कोडिंग के थ्रू उस पर इंडिकेट कर सकते हैं या फिर लेबल्स लगा सकते हैं जिस टाइप का वेस्ट है उस तरीके का कुछ भी इंडिकेशन वहाँ पे लगाया जा सकता है। इसके अलावा एंड डिज़ाइंड एंड मेंटेन्ड सो दैट दे आर फुल्ली इनक्लोज्ड, इस तरीके से डिज़ाइन किए जाने चाहिए, इस तरीके से मेंटेन किया जाना चाहिए कि जिनमें कंटेनर्स में वेस्ट है वो फुल्ली इनक्लोज्ड हो, पूरी तरीके से बंद हो, आर इफेक्टिव इन यूज़ एंड अफोर्ड इफेक्टिव क्लीनिंग, यूज़ करने में भी इफेक्टिव हों और इफेक्टिव क्लीनिंग अफोर्ड करें। वेयर रिक्वायर्ड डिसइंफेक्शन, अगर ज़रूरत हो तो वहाँ पे डिसइंफेक्शन भी किया जा सके। वेस्ट मिनिमाइजेशन ऑडिट। Waste minimization audits should identify ways to prevent waste being produced in the manufacturing unit. जो waste minimization audits होते हैं इनका वर्क होता है कि ये उन तरीकों को खोजें जिनके द्वारा जो वेस्ट है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है उसको मिनिमाइज किया जा सके या उसको प्रिवेंट किया जा सके। दे शुड एड्रेस द फॉलोइंग एरियाज एज अप्रोप्रिएट, कुछ एरियाज हैं जो कि फॉलो करने चाहिए वेस्ट मिनिमाइजेशन ऑडिट को। रॉ मटेरियल यूज एंड एक्चुअल वर्सेस एक्सपेक्टेड यील्ड, रॉ मटेरियल का यूज़ कहाँ होना है कैसे होना है, इसके अलावा एक्चुअल वेस्ट कितना हो रहा है, कितना वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और कितना एक्सपेक्ट किया गया था, इन चीज़ों को बहुत ध्यान में रखना चाहिए। लेवल ऑफ नॉन कन्फर्मिंग और रिजेक्टेड प्रोडक्ट, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जिसको रीयूज़ करना है, उसका रिजेक्शन हो गया है, उसका विड्रॉल करना है, तो उसका लेवल क्या है। नॉन कन्फर्मिंग कोई भी अगर डिफेक्ट आ रहा है तो उसका लेवल क्या है, ये चीज़ भी वेस्ट मिनिमाइजेशन ऑडिट को पूरा प्रॉपर कंट्रोल करना चाहिए। लेवल ऑफ वेस्ट बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में कितना वेस्ट बन रहा है, वेस्ट बाई प्रोडक्ट कितना है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है ध्यान में रखना। पोर्टेबल वाटर कंजप्शन एंड द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन,
एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वाटर के रिगार्डिंग कि आपको ये देखना होता है कि पोर्टेबल वाटर का कितना यूज़ हुआ है, जो पीने लायक पानी है उसका कितना यूज़ हुआ है, और जो वेस्ट वाटर बना है वो कितना बना है। इससे ये चीज़ रहती है कि कितने ज़्यादा पानी का यूज़ हो रहा है और कितना वेस्ट हो रहा है, ये चीज़ें पता चलती हैं, तो उनको मिनिमाइज़ करने के प्रोग्राम्स भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है एनर्जी कंजप्शन पर यूनिट प्रोडक्शन। एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पे। एनर्जी मैनेजमेंट भी एक वेस्ट मैनेजमेंट में ही आ जाता है। पैकेजिंग यूजेस एंड वॉल्यूम ऑफ पैकेजिंग वेस्ट प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। पैकेजिंग का किस तरीके से यूज़ हो रहा है और पर यूनिट जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें कितनी पैकेजिंग वेस्ट हो रही है, क्योंकि जब पैकिंग करते हैं आपके पास एक काफ़ी बड़ा वॉल्यूम होता है और उसमें से एक छोटा सा वॉल्यूम प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट बना है उसको पैक करने में लगता है। तो आपको ये भी देखना है कि कितना वेस्ट हो रहा है पैकिंग मटेरियल। नेक्स्ट आता है केमिकल यूज़। केमिकल का कैसा क्या यूज़ है, एंड सन्ड्री एंड कंज्यूमेबल आइटम्स। कौन कौन से ऐसे आइटम्स बने हैं जिनको कि कंज्यूम किया जा सकता है। अब आता है हमारा अगला टॉपिक नंबर 2, फूड डोनेशन कंट्रोल्स एंड एनिमल फूड सेफ्टी। फूड डोनेशंस का कंट्रोल और एनिमल फूड, जो एनिमल से बने हुए फूड हैं उनकी सप्लाई किस तरीके से होती है। सबसे पहले हम प्रिंसिपल देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ फूड डोनेशन कंट्रोल्स एंड एनिमल फूड सेफ्टी, एनिमल फूड सप्लाई। So, food manufacturers may, when they have surplus food material or byproduct of the manufacturing process, either sell this product as an animal feed ingredient or donate the food to a food donation supply chain. जो फूड मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो प्रोडक्शन कर रहे होते हैं फूड का, उनमें अगर कोई भी सरप्लस फूड मटेरियल बनता है या कोई भी फूड का बाई प्रोडक्ट बनता है, उम्मीद है सभी को पता होगा क्या होते हैं बाई प्रोडक्ट, क्या होते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं तो काफ़ी लेक्चर्स में ये सारी चीज़ें क्लियर की गई हैं। तो जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं, अब जो मैन्युफैक्चरर है उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या करेगा इस बाई प्रोडक्ट का। उसके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, उनमें से या तो वो जो फूड प्रोडक्ट है, जो बाई प्रोडक्ट है, उसको एनिमल फीड इंग्रेडिएंट बता के सेल कर सकता है, बेच सकता है, या फिर वो जो कोई फूड सप्लाई चेन है उस फूड सप्लाई चेन में वो डोनेट कर सकता है। It is critical that these food products, when dispatched by the food manufacturer, are safe, meet legislative requirements and are of the required quality. ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो मैन्युफैक्चरर है जो फूड को डोनेट कर रहा है या सेल कर रहा है, एज बिकॉज दीज आर बाई प्रोडक्ट, तो ये बहुत क्रिटिकल हो जाता है स्टेप कि जो प्रोडक्ट है वो सेफ हो, लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट्स को फिल करे और रिक्वायर्ड जो उसकी क्वालिटी है उस क्वालिटी क्राइटेरिया को मीट करे। एनिमल फूड सप्लाई। There have been a number of high-profile incidents in the food supply chain that have been associated with surplus food, waste food and byproduct from the manufacturing processes that via the animal feed route have led to contamination of food product. बहुत सी ऐसी प्रोसेसेस हुई हैं, बहुत से ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं फूड सप्लाई चेन में जो कि सिर्फ और सिर्फ जो वेस्ट फूड है, जो बाई प्रोडक्ट है, उससे एसोसिएटेड थी, और जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस थी वाया एनिमल फीड रूट, और इन्होंने क्या किया, ऐसी घटनाएं हुई कि ये प्रोडक्ट थे, इन्होंने फिर कंटेमिनेशन कर दिया फूड प्रोडक्ट का। The controls that are
in place should be included in the food safety management system. जितने भी कंट्रोल्स होते हैं वहाँ पे फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के वो इंक्लूडेड होने चाहिए. एंड कंसिडरेशन शुड ऑल्सो बी गिवन to the risk of misinterpretation of the material and risk of food crime. जो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसको इंश्योर करना चाहिए कि जो मटेरियल है वो प्रॉपर फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करे. और इसके अलावा उसका मिस रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है, रिस्क का जो फूड क्राइम है उसका कितना रिस्क है, ये सारी चीज़ें भी पहले से ही इंश्योर होनी चाहिए. Good manufacturing practice, that is GMP, with regard to second grade surplus or waste product is important in the manufacturing environment if this product then goes on to become an input in an alternative food supply chain. जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होती हैं उनमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि फूड की सप्लाई के लिए फॉलो करने रहते हैं. उन्हीं में से होता है सेकेंड ग्रेड सरप्लस फूड या वेस्ट प्रोडक्ट के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं. जो मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे फूड का प्रोडक्शन हो रहा होता है वहाँ के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को अप्लाई किया जाए ताकि जो फूड की सप्लाई हो रही है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है या जो बाई प्रोडक्ट है, उनकी सप्लाई में कोई गलत तरीके की चीज़ों को सप्लाई ना कर दिया जाए, कोई भी अल्टरनेटिव फूड सप्लाई चेन का इनपुट ना हो जाए वहाँ से. ये सारी चीज़ें इंश्योर करनी होती हैं फॉर द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस. Waste should be collected in suitably constructed and identified receptacles होते हैं जिनमें कि वेस्ट को प्रॉपर उसको स्टोर करना चाहिए. एंड designated for the purpose and labeled as to their content. ये जो receptacles होते हैं ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे फूड जो वेस्ट है उसको रखा जाता है. तो ये इस तरीके से होने चाहिए कि जिस पर्पस के लिए इनको बनाया गया है उस पर्पस को मीट करें, एज वेल एज उनके कंटेंट के लिए उनको लेबल किया जाना चाहिए. जिस तरीके का उसमें आप वेस्ट प्रोडक्ट डाल रहे हैं, जैसे कि अभी चल रहा है, आप सभी ने देखा ज़रूर होगा, गीला कचरा, सूखा कचरा. तो इसी तरीके से जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, वहाँ पर भी लेबलिंग होती है फॉर रिमूवल फ्रॉम द प्रोडक्शन एरिया टू कलेक्शन पॉइंट आउटसाइड द बिल्डिंग. और ये सारी जो लेबलिंग है, प्रोटेक्शन है, ये तब से स्टार्ट होनी चाहिए जब इस फूड प्रोडक्ट को प्रोडक्शन एरिया से निकाला जा रहा है. और जो कलेक्शन पॉइंट हैं बिल्डिंग्स के बाहर जहाँ पे इसको कलेक्ट किया जाएगा, ये हर जगह पे फॉलो होने चाहिए कि प्रॉपर वो क्लोज्ड कंटेनर में हो, उनका लेबलिंग हो प्रॉपर. इन सारी चीज़ों को फॉलो किया जाना चाहिए. Routine audits should be undertaken to ensure that training of staff has been effective in making sure that they can demonstrate compliance with procedures for handling and storage of food waste or byproduct that are going to enter the food or feed supply chain. रूटीन ऑडिट्स होने चाहिए ताकि जो स्टाफ है जो कि वेस्ट के डिस्पोजल में इन्वॉल्व है उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग को इंश्योर किया जाना चाहिए कि प्रॉपर ट्रेंड पर्सनल्स वहाँ पे लगाए गए हैं या नहीं. इसके अलावा जो लोग हैं वो प्रॉपर प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, हैंडल कर पा रहे हैं कि नहीं फूड वेस्ट को या जो बाई प्रोडक्ट हैं और जो कि फूड या फीड सप्लाई चेन में इंटर होने वाले हैं. Legislation on the labeling and composition of animal feed addresses the requirement for information within the supply chain. जो legislation होता है labeling और composition के लिए जो animal feed है
उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशंस होती हैं, जैसे कि सबसे पहला है द इंफॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड टू परचेसर ऑन फीड लेवल्स। जो उस फीड को खरीद रहा है उसके लिए कुछ इंफॉर्मेशंस वहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। द न्यूट्रिशनल क्लेम्स दैट कैन बी मेड फॉर सर्टेन फीड प्रोडक्ट। कुछ क्लेम किए जा सकते हैं न्यूट्रिशनल क्लेम्स, जो कि जो फीड प्रोडक्ट है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बाहर भेजा जा रहा है, उस पर कोई क्लेम कर सकता है न्यूट्रिशनल क्लेम। कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि फूड प्रोडक्ट को बताया कुछ और गया है और वो फूड प्रोडक्ट है कुछ और, तो ऐसे केस में क्लेम किया जा सकता है। The names and the descriptions to be applied to various feed materials। जो नेम है, जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वेरियस फीड मटेरियल को, वो किस तरीके से होगा, जैसे कि इंग्रेडिएंट्स आइदर फीड सिंगली और इंक्लूडेड इन कंपाउंड। ऐसा हो सकता है कि जो फीड जा रही है बाहर प्रोडक्शन एरिया से, उसमें या तो सिंगल प्रोडक्ट हो सकता है, सिंगल इंग्रेडिएंट हो सकता है, या फिर कंपाउंड हो सकते हैं, कई सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडिंग हो सकती हैं। The additives including vitamins, colorants, फ्लेवरिंग एंड ब्लाइंडर्स। जो एडिटिव्स होते हैं, जो जिनका एडिशन बाहर से किया जाता है, उनमें से आता है विटामिन्स, कलर वाली चीज़ें, फ्लेवर वाली चीज़ें आती हैं, बाइंडर्स होते हैं। इन सब चीज़ों को यूज़ किया जाता है जब फीड को बाहर भेजा जाता है। तो उस केस में होता क्या है, ऑथराइज्ड फॉर यूज़ इन एनिमल फीड। इनका प्रॉपर ऑथराइजेशन होना चाहिए कि जो चीज़ें, जो फ्लेवरिंग एजेंट, जो कलरिंग एजेंट यूज़ किए गए हैं, उनका ऑथराइजेशन हो और वो इस लायक हो कि वो एनिमल फीड में ऐड किए जा सकते हों। The maximum level of various contaminants like arsenic, lead, dioxin and certain pesticides। जो आपने फीड प्रोडक्ट को पैक किया है, उस पर आपका लेवल होना चाहिए कि उसमें मैक्सिमम अमाउंट कितना है। जो कंटेमिनेंट्स होते हैं उसमें किस लेवल तक मौजूद हैं, जैसे कि आर्सेनिक है, लेड है, डाइऑक्सिन है, कुछ पेस्टिसाइड्स होते हैं। इन सब का कंटेमिनेशन होता है एनिमल फीड में, तो ज़रूरी हो जाता है कि उसका मैक्सिमम लेवल कितना है ये उसमें मेंशन किया जाए। सर्टेन सब्सटेंसेस दैट मस्ट नॉट बी यूज्ड इन फीड। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको कि फीड में यूज़ नहीं किया जा सकता, तो ये चीज़ भी होनी चाहिए कि कहीं वो सब्सटेंसेस उस फीड में इंक्लूड तो नहीं है जिनको कि वहाँ पे होना नहीं चाहिए था। नेक्स्ट आता है डोनेशन बेस्ड सप्लाई चेन। As part of an overall waste minimization strategy, food that is deemed safe and legal but for some reason has not been dispatched into the food supply chain for which it was originally intended as a result of excess stock, product close to duration date, etc., may be donated to an alternative supply chain। अगर कभी ऐसे होता है कि जो प्रॉपर वेस्ट मिनिमाइजेशन स्ट्रैटेजी है, उसमें जो फीड जो सेफ है, लीगल है, उसको किसी भी कारण से फूड सप्लाई चेन में भेजा नहीं जा सका है, जहाँ पे इसको प्रॉपर भेजना चाहिए था कि वहाँ पे नहीं पहुँचा, तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा ही स्टॉक हो गया है या प्रोडक्ट की जो ड्यूरेशन डेट है वो क्लोज हो रही है, तो उसको किसी अल्टरनेटिव सप्लाई चेन में भेज देना चाहिए। क्योंकि अगर ओरिजिनल सोर्स तक नहीं पहुंच रही है चीज़ें और वो प्रॉपर हैं, सेफ हैं, लीगल भी हैं, तो कोई हर्ज नहीं है कि उनको अल्टरनेटिव सप्लाई चेन में भेज के सप्लाई कर दिया जाए। The EU guidelines defines surplus food as consisting of finished food product including fresh meat, fruit and vegetables। EU guidelines के अकॉर्डिंग जो सरप्लस फूड होता है उसमें फिनिश्ड प्रोडक्ट मौजूद होता है, उसमें फ्रेश मीट भी हो सकता है, फ्रूट्स भी हो सकते हैं, वेजिटेबल्स भी हो सकते हैं।
पार्शली फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट और फूड इंग्रेडिएंट्स ये भी हो सकते हैं, एंड मे अराइज एट एनी स्टेज ऑफ द फूड प्रोडक्शन, और ये फूड प्रोडक्शन की किसी भी स्टेज के दौरान प्रोड्यूस हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है ये बाई प्रोडक्ट हो, फिनिश्ड प्रोडक्ट हो, ये किसी भी स्टेज में हो सकते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूशन चेन फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन सच एज फूड विच डू नॉट मीट मैन्युफैक्चरर और कस्टमर स्पेसिफिकेशन as well as production and labeling errors that generate surplus problems with over ordering or cancelled orders and issue related to date marketing। कुछ ऐसे इश्यूज हो जाते हैं जैसे कि जो प्रोडक्ट बना है वो मैन्युफैक्चरर के जो स्पेसिफिकेशन है या कस्टमर्स जैसा प्रोडक्ट चाहते हैं वैसा नहीं है, या फिर लेबलिंग एरर है उसमें, या फिर बहुत ज़्यादा ऑर्डर हो गया है उसका, या फिर कैंसिल हो गए हैं ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा ऑर्डर होने के बाद में, तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट तो वेस्ट हो जाएगा। या फिर मार्किंग से डेट मार्किंग से रिलेटेड कोई इशू है, तो ऐसे भी केस में फूड की अल्टरनेटिव सप्लाई चेन में सप्लाई की जा सकती है। द टाइप ऑफ फूड दैट इज ड्राई गुड्स, बेकरी आइटम, canned or perishable, fresh fruit, vegetables, raw or cooked meat and so on। बहुत सारे टाइप होते हैं फूड के जो कि अभी यहाँ पे बताए गए। will determine the inherent degree of food safety risk। जिस टाइप का फूड होगा उसी के हिसाब से उसका फूड सेफ्टी रिस्क होगा associated with the product and the controls that need to be put in place। और जो उन पे कंट्रोल कैसे करना है ये भी डिपेंड करेगा कि किस टाइप का फूड है, किस टाइप का उससे एसोसिएटेड रिस्क है और किस तरीके का उन पे कंट्रोल किया जाएगा। The EU guidance specifies that the following information should be kept as minimum। कम से कम ये इंफॉर्मेशंस तो होनी ही चाहिए, जैसे कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द सप्लायर जो कि सप्लाई कर रहा है फूड को, एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट सप्लाइड जो प्रोडक्ट को सप्लाई किया गया है उसका आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट आता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द कस्टमर, जो कस्टमर है जो ले रहा है उसका नेम और एड्रेस, एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट डिलीवर जो प्रोडक्ट डिलीवर हो गया है उसका आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट आता है डेट एंड वेयर नेसेसरी टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन और डिलीवरी, किस टाइम पे किस डेट में ट्रांजैक्शन हुआ है या किस टाइम पे डिलीवरी हुई है ये इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। एज वेल एज वॉल्यूम वेयर अप्रोप्रिएट और क्वांटिटी, कितना वॉल्यूम है जहाँ पे वॉल्यूम अप्लाई हो सकता है या फिर कितनी क्वांटिटी है फीड की या प्रोडक्ट की, ये इंफॉर्मेशन भी होनी ही चाहिए। द मैन्युफैक्चरर एज अ फूड डोनर, अगर फूड को डोनेट कर रहा है मैन्युफैक्चरर एज अ फूड डोनर, सो नीड्स टू कंसिडर द कैपेसिटी ऑफ द FDO फूड डोनेशन क्राइटेरिया जो होते हैं स्टोरेज के लिए जो क्राइटेरिया हैं, एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन अप टू द पॉइंट ऑफ रेसिप्ट एंड टेम्परेचर कंट्रोल ऑपरेशंस, एलर्जन मैनेजमेंट एटसेट्रा एज पर्टिकुलर टू द प्रोडक्ट बीइंग डोनेटेड। ये सारी इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर को देनी होती हैं क्योंकि वो फूड को डोनेट कर रहे हैं, तो उसकी जो स्टोरेज की कैपेसिटी है वो, ट्रांसपोर्टेशन, पॉइंट टू पॉइंट रेसिप्ट उसकी होनी चाहिए। इसके अलावा टेम्परेचर कंट्रोल ऑप्शंस क्या क्या हैं ये चीज़ें भी मेंशन होनी चाहिए। एलर्जन, कोई एलर्जी कॉजिंग जो अगर माइक्रोब है ऑर्गेनिज्म है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है ये चीज़ भी उसमें मेंशन होनी चाहिए। ऐसे क्योंकि जो प्रोडक्ट है जो डोनेट किया जा रहा है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन तो होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम एसोसिएटेड उससे मिलती है तो उसको मिनिमाइज किया जा सके, उसको प्रिवेंट किया जा सके। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आप ITLS अकेडमी के कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से कि आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो करिए ITLS अकेडमी को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, लिंक्डइन। सब्सक्राइब करिए ITLS अकेडमी को यूट्यूब पे और आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप ऑफ ITLS अकेडमी फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।